हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम जो है 100 एमसीक्यू करेंगे छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस का। ठीक है। आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करके बताया हुआ था कि हर सैटरडे को जो है आपको मैथ्स रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन आएगा कर, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 50 क्वेश्चन की बजाय जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने में है ना, मतलब 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसको आपको समझाने में जो समय ज़्यादा लगता है, तो वीडियो जो है 2.5 घंटे से ऊपर का जो है बनता है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि उसको 30 से 35 क्वेश्चन कर दिया जाए। और मैथ्स और ये जो है 100 जीएस, ये जो है कंटिन्यू रहेगा, आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जीएस पोर्शन है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको मेरे को एक्सप्लेन करने हैं कुछ कुछ बातें, ताकि आपका जो है रिकॉल होता रहे। अगर आप मंडी उप निरीक्षक के लिए, स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ मंडी उप निरीक्षक के लिए, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, है ना, मैं जो शुरुआत के 50 बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, मेरे ऑलरेडी और ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो जो शुरुआत के 50 बच्चे उनको ही दूंगा मैं टेस्ट सीरीज। उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, उससे कम रहेगा चलेगा ना, उससे ज़्यादा को नहीं। ठीक है, तो स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगा, जैसे व्यापम का भी जो पैटर्न है उसी पैटर्न में। तो शुरुआत के 50 बच्चे रहेंगे, जो शुरुआत के 50 बच्चे रहेंगे उनको ही मिलेगा टेस्ट सीरीज, उसके अलावा किसी को नहीं। ठीक है, केवल एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, लाइव टेस्ट चलेगा 10 से 12 बजे के बीच बस। ठीक है, और उसके बाद उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और आपको जो है उसका आंसर सीट बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका स्कोरिंग भी पता चल जाएगा आपको। तो ये मंडी उप निरीक्षक को ध्यान में रखकर मैं बनाया हूँ, स्पेशली मंडी उप निरीक्षक के, बाकी किसी एग्जाम के लिए नहीं है, और कोई टेस्ट सीरीज में लॉन्च करता भी नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का जीएस क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आपसे बनता है जरूर बताइएगा, अगर किसी प्रकार का गलती होता है मेरे से आंसर बताने में भी, है ना, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, तो कोई गलती होता है तो आप जरूर जो है कमेंट करिएगा, है ना, किसी प्रश्न में अगर गलती होता है तो। चलिए लिखते हैं, आप देखते हैं, है ना, और लिख लिख के हम इस चीज़ को बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ लिखूंगा जिसको आपको इसको नोट डाउन करना है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, यूट्यूब सेक्शन में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जितना भी मैं चीज़ें लिखूंगा उसको आपको इसमें लिखते जाना है। ठीक है, आप जो भी नोट्स वगैरह बनाए रहेंगे या इसी में जैसे भी है। ठीक है, जिल्लाह शब्द का सबसे पहले इसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अकबर के द्वारा, बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो जिल्लाह शब्द का सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, ईश्वर की छाया याद रखिएगा, ईश्वर की छाया की उपाधि के साथ जो है ये अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ था, और अपने लिए जो जिल्ला शब्द का ये प्रयोग किया था बलबन। ठीक है, चलिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? बहुत लोकप्रिय पुस्तक। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो है इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया गया था। इसमें धन धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, धन का निष्कासन सिद्धांत। सिरके में खट्टे का स्वाद का कारक है टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो टार्टरिक अम्ल होता है ना, ये होता है इमली और अंगूर में। इसमें होता है इमली और अंगूर में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं दूध में होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया के बारे में भी आप पढ़े होंगे, दूध से दही जमाने का काम करता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर और पालक में होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। अगर हम बात करें तो साइट्रिक अम्ल होता है आपका नींबू संतरा में। ठीक है, नींबू संतरा। ठीक है, और खट्टे फल जितने भी है इसमें जो है साइट्रिक अम्ल होता है। लेकिन सिरके की बात किया गया है तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये होता है सिरके में एसिटिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
शीतकालीन ओलंपिक की 25वां संस्करण की मेजबानी कौन से देश करेगी, है ना, यहाँ ने लिखा हो कौन से देश करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो 25वां संस्करण होगा, ठीक है, इसकी जो मेजबानी है याद रखिएगा ये होगा आपका इटली में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होगा, इटली में। ठीक, कब से कब तक होगा तो याद रखिएगा 6 से 22 फरवरी, 6 से 22 फरवरी तक ये होगा, 22 फरवरी तक। और इटली के दो शहर में होगा, मिलान और कोर्टिना में, मिलान और कोर्टिना, ये दो शहरों में ये होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पहले जो 24वां हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, 24वां जो संस्करण था इसको भी याद रख सकते हैं, 24वां संस्करण जो है चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे चीन के बीजिंग में 2 से लेके 20 फरवरी तक, 20 फरवरी 2022 तक, क्योंकि हर 4 साल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार, 2 मताधिकार, एक सामान्य अवधि में और दूसरा समान मत होने पर। चौथा है डी ऑप्शन है मतदान का अधिकार नहीं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, जब समान मत हो जाता है तो समान मत की स्थिति में जो है मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो 2024 में जो है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, राज्य विधान परिषदें, राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा, लोकसभा। आप जानते हैं जब जब जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो राज्य विधानसभाएं के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलता है, ठीक है, तो उसमें ये भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान सभाएं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं CG व्यापम एस्पिरेंट के नाम से, प्ले स्टोर पर, iOS पर, और हमारे वेबसाइट में भी उपलब्ध है सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है। पैकारेमा, टुमुक हुकुम, एंडीज पर्वत, ब्राज़ील पर्वत। तो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये है पैकारेमा पर्वत। ठीक है, ये क्या है, पैकारेमा पर्वत। ठीक है, ये वेनेजुला, ब्राज़ील और गुयाना के बीच स्थित है। याद रखिए किसके किसके बीच स्थित है, तो ये जो है वेनेजुला, ब्राज़ील और गुयाना के बीच स्थित है। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आप जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार के, है ना, चंपारण से ये जो है सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नील की खेती के लिए। ठीक है, याद रखिए उसका विरोध हुआ था। तो ठीक है 1917 में, तो महात्मा गांधी। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर, शाखाओं के सिरे पर, पत्तियों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। अस्तित्व, घनत्व, IQ, अंध, रंग अंधता और हीमोग्लोबिन। तो इशिहारा टेस्ट जो है संबंधित है रंग अंधता। ठीक है, रंग अंधता, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उससे ये संबंधित है। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। चंपारण, बालियान, रांची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा आप जानते हैं झारखंड, बहुत फेमस है। ठीक है, तो झारखंड के रांची में ये जो है हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको जो है उल गुलान, है ना, याद रखिएगा इसको उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। उल गुलान विद्रोह, इसका मतलब होता है, उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। क्या होता है, महान हलचल, हलचल। ठीक है, याद रखिएगा महान हलचल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो हम अनुच्छेद जान लेते हैं। देखो
3 अनुच्छेद याद रखना 352, फिर इसमें 4 प्लस कर देना 356, फिर 4 प्लस कर देना 360, ठीक है, प्लस 4 यहाँ करना, प्लस 4 यहाँ करना, 352, 356, 360, ठीक है। यह है राष्ट्रीय आपातकाल, ये है राष्ट्रीय आपातकाल काल, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो याद रखिएगा, तो कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करते हैं, याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352, ठीक है, तो डी इसका जो है याद रखिएगा आपातकाल, ठीक है। 352, 52, 56 और 60 याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री, वित्त आयोग का चेयरमैन, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, याद रखिए कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, अनुच्छेद 279A, ठीक है। अनुच्छेद 279A के तहत जो है याद रखिएगा वित्तीय परिषद का गठन किया जाता है, वित्तीय परिषद का गठन ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, कर, नगद आरक्षित अनुपात, साख सीमा, बैंक दर, ठीक है। तो याद रखना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ना 2 नीतियां बनाई जाती है, एक होती है राजकोषीय नीति और दूसरा होता है मौद्रिक नीति, ठीक है। मौद्रिक नीति बैंक से संबंधित है, ठीक है। राजकोषीय नीति जो है सरकार से संबंधित है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, राजकोषीय नीति में आ जाता है आपका, एक तो कर आ जाएगा, टैक्स है ना, एक टैक्स आता है, दूसरा आता है सरकारी खर्च, सरकारी खर्च, ठीक है, और तीसरा आता है सार्वजनिक ऋण, क्या आता है, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। मौद्रिक नीति में क्या क्या आता है, मौद्रिक नीति में, ठीक है, इसमें आएगा आपका CRR, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद साख सीमा, साख सीमा, ठीक, और बैंक दर, बैंक रेट, बैंक दर, ये सब किस में आते हैं, तो मौद्रिक नीति में। तो राजकोषीय नीति की बात किया गया है, तो देखो CRR तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगा, साख सीमा भी मौद्रिक नीति में आएगा, बैंक दर भी मौद्रिक नीति में आएगा। तो कर जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है, शम्स सिराज, अफीफ, याह सरहिंदी, मिनहाज सिराज और इसामी। तो याद रखना, तारीख फिरोज शाही जो है यह जो लिखा गया है शम्स सिराज अफीफ के द्वारा, ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा, शम्स सिराज अफीफ। 2026 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश को मिली है, जापान, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो मेजबानी है वो स्विट्जरलैंड को मिला है, ठीक है, किसको मिला है, स्विट्जरलैंड। आप सामान्यतः देखेंगे जो आर्थिक मंच का जो बैठक होता है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये कब से कब तक होगा, तो याद रखिएगा 19 से लेके 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 2026, ठीक है। कहाँ, तो दावोस, स्विट्जरलैंड दावोस, है ना, दावोस के, स्विट्जरलैंड के दावोस में, है ना। उसके बाद याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये क्रम अगर पूछा जाए आपसे, तो क्रम है ये 56वां, ठीक है, कौन सा क्रम है, 56वां क्रम है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य विषय इसमें याद रखना है, मुख्य विषय, ठीक है, मुख्य विषय है संवाद की भावना, संवाद की भावना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, संवाद की भावना। अगला प्रश्न, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, ठीक है, इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि ये जो है गांधी के एक समर्थक व्यक्ति को हरा देते हैं, ठीक है, और गांधी जो है इसका असहयोग करते हैं, जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचा कार्यकाल होता है उनके लिए अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक संधारित्र का प्रतिघात हमेशा जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका फार्मूला तो होता है XC1 2πfc। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए, 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ठीक है, तो याद रखिएगा COP30, COP31 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो COP30, ठीक है, इसकी मेजबानी, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी मेजबानी जो है ब्राज़ील ने किया था। ठीक है, तो ब्राज़ील के बेलम नामक स्थान पर ये हुआ था, बेलम, ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। ठीक है, और COP31 याद रखिएगा, COP31 की मेजबानी कौन करेगा, तो COP31 की मेजबानी करेगा टर्की। ठीक है, टर्किस, और यहाँ लिख देता हूँ, तुर्की लिख देता हूँ, तुर्की करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और तुर्की की किस्म कहाँ होगा आयोजित, अंतालिया में, अंतालिया, इस स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है COP30 और COP31। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ, आप जानते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, दो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह में स से सिद्धू और एवं कान्हू, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू के विद्रोह, मतलब नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो 30 जून 1855 को ये चालू हुआ था। ठीक है, और 1855-56 तक ये चला था। ठीक है, तो 30 जून को प्रारंभ हुआ, 30 जून 1855 से, ध्यान रखिए, और 56 तक चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त होते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, तो ग्रे हाइड्रोजन, क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिए। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व के पास रखना पड़ता है उसे कहा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। कुल जमा का अनुपात, ठीक है, कुल जमा का अनुपात एक वाणिज्य बैंक को, मतलब एक साधारण जो बैंक होता है जिसमें आप जाते हैं, वो आरबीआई के पास जो है कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें नाम से ही समझ आ रहा है, तो नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, मतलब उनको कुछ नगद जो है रिजर्व बैंक के पास आरक्षित करके रखना होता है, मतलब जमा करके रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अपने पास क्या रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। ठीक है, याद रखिएगा, अपने पास क्या रखता है बैंक स्वयं के पास, ठीक है, कुछ पैसे अपने पास जो है जमा करके रखता है, उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। और जो है आरबीआई के पास रखता है उसको बोलते हैं आपका नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा, तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद जो है पश्चिम झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और जो है मिजोरम, इन सभी जगह से जो है आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मतलब ये भी कोई भी उत्तर में नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन और होना था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये जो राज्य है 1 2 3 4 5
6 और 7 राज्य, ठीक है, याद रखिएगा 7 राज्य। त्रिपुरा यहाँ एक है, त्रिपुरा 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। मित्र पर गमछा गिरा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, गमछा, है ना। तो गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, गमछा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 राज्य जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक। सीधी लाइन आप जानते हैं ऐसे गुजरती है, इधर आपको गुजरात, फिर राजस्थान का ये वाला एरिया, फिर एमपी, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। मतलब एक संविधान संशोधन करना है तो उसमें जो है राज्यों की भी जो है ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मतलब राज्यों के अनुमोदन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कौन कौन से संशोधन हैं, ठीक है, जिसको राज्य की अनुमति या राज्य के अनुमोदन से ही हो सकता है, ये पूछा गया है, तो जानते हैं। देखो अगर इसमें हम बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो संशोधन है, ठीक है, संविधान संशोधन, इसके लिए राज्यों में राज्यों का प्रतिनिधि, इसके लिए भी जो है राज्यों का आपको अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। 7वीं अनुसूची में किसी सूची में, है ना, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, ठीक है, इसमें भी है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति, राज्य विधानसभा की जो है परिषद की समाप्ति के लिए नहीं लगेगा इसको, तो जो केंद्र है, ठीक है, अपने से कर सकता है, तो इसमें नहीं लगता, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक हो गया। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, इसमें भी लगेगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, इसमें भी लगेगा। तो इसके हिसाब से जो है 1 2 3 जो है सही हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 सही, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा। तो राज्य विधानसभा पर विधान परिषद की समाप्ति, ठीक है, के लिए नहीं होता, इसको भी ध्यान रखिएगा। 3 धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं के अपचयन शक्ति होती है, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, 0.5 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, -1.2 वोल्ट, ठीक है। देखो माइनस में ये सबसे बड़ा है, तो इसकी अपचयन शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, अपचयन। उसके बाद जो है इसकी अपचयन शक्ति होगी ज़्यादा, उसके बाद जो है इसकी, ये तो सबसे ज़्यादा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, तो बी के सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर ए, बी सी ए, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आप जानते हैं 1885 में जो है कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है, इब्राहिम के द्वारा, ठीक है। 85 86 87 तीसरा जो अधिवेशन होता है या, है ना, कांग्रेस का, उसमें थर्ड अधिवेशन में ये कब होता है, 87, है ना, इसमें होता है तीसरा अधिवेशन। इस समय जो है बदरुद्दीन तैयब जी को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये तो मद्रास में हुआ था, याद रखिएगा इसको भी, क्या हुआ था, मद्रास में, ठीक है, वर्तमान चेन्नई। उटन नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है, ठीक है। यहाँ कर्क रेखा को काटने की बात की गई है, तो देखते हैं दक्षिणी कोयल दामोदर, सुवर्ण रेखा दामोदर, उत्तरी कोयल दामोदर और उत्तरी कोयल सुवर्ण रेखा। अब जानते हैं कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती हैं, अब पढ़े भी होंगे, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र ऐसी नदी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। केवल सुवर्ण रेखा रहता तो भी एक बार आंसर दिया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो है मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि माही नदी का नाम ही नहीं दिया है। तो इस प्रश्न के लिए अब याद रखना माही नदी, ठीक है, बस, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है विलोपित भी होता है, इस कारण इस प्रश्न को मैं लिया हूँ, ठीक है, याद रखिएगा कि विलोपित भी होता है कुछ प्रश्न, ताकि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माही इसका सही आंसर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको कुछ भी आंसर टिक लगा देना, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं वो व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो डॉक्टर R.S. राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, आर वेंकट रमन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो के.आर. नारायण जी है ना, के.आर. नारायणन, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए क्रम से, और कौन कौन जो है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हुए, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब रहे? 1997 से, ठीक है, 2002 तक। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय इनका ही हस्ताक्षर हुआ है, के.आर. नारायण। ठीक है, याद रखिएगा ये 10वें क्रम के, ठीक है, 10वें क्रम के ये जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये राजदूत रहे हैं, राजदूत। ठीक है, कहाँ कहाँ के राजदूत रहे हैं इसको भी याद रखना। तो ये रहे हैं थाईलैंड के, थाईलैंड के। ठीक है, आपका अमेरिका के, चीन के, अमेरिका का, ठीक है, चीन का और टर्की का, टर्की का, ये जो है क्या रहे हैं आपका राजदूत। ठीक है, तो थाईलैंड में कब से कब तक रहे हैं इसको भी देख सकते हैं, 1967 से 69 तक। अमेरिका में जो है ये जो है 1980 से और 1984 के बीच रहे हैं। ठीक है, चीन में याद रखिएगा 1976 से, ठीक है, 78 तक। और टर्की में जो है 1973 से 75 तक। ठीक है, ये जो है आपके राजदूत के रूप में रहे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुलपति भी रहे JNU का, है ना, JNU का जो है कुलपति रहे कब से कब तक? 1979 से 80 के बीच। ठीक है, ये कुलपति भी रहे। ठीक है, तो इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है ग्रैनम, ग्रैना, लेमला, स्ट्रोमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्ट्रोमा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, है ना, उसका जो तरल भाग होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट का महत्वपूर्ण योगदान है, प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो क्रिया करता है। ठीक है, तो उसी के अंदर होता है उसका तरल भाग में स्ट्रोमा। इसको जो है क्रिया करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रोमा को। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। ठीक है, वैसे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में, ठीक है, जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ तो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इस चीज़ को समझना कि इसमें ना वो उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। मतलब आपको एक धक्का मारने का काम करेगा, स्वयं आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन आपको धक्का मारने का काम ये करता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। ठीक है, अब रही बात, तो उसमें अपन PD का भी उपयोग करते हैं, लेड का, है ना, Fe का भी उपयोग कर सकते हैं और निकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन निकिल जो है सस्ता होता है, ठीक है, और उपलब्धता अच्छा है, इस कारण जो है इसमें याद रखिएगा जो उत्प्रेरक होता है वो होता है निकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर दें। ठीक है, चलिए जानते हैं अब। तो अगर हम बात करें कुंवर सिंह, ठीक है, तो कुंवर सिंह जो है याद रखिए बिहार के जगदीशपुर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। हजरत महल, तो हजरत महल है लखनऊ। ठीक है, महल से याद रखना लखनऊ। ठीक, खान बहादुर, तो खान बहादुर याद रखना बरेली, खान बहादुर, बहादुर बरेली बाजार, इस प्रकार से याद रखना। मौलवी अहमदुल्ला, तो ये हो जाएगा फैजाबाद, ये कहाँ हो जाएगा? फैजाबाद। ठीक है, तो देखते हैं। ए का होता है थर्ड, ए का होता है थर्ड, बी का क्या है? तो बी का होता है फोर्थ, बी का फोर्थ। सी का देखते हैं 2, तो सी का होता है 2,
और डी का होता है 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, हाँ सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है Na+, BF3 और H+ उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन इस नहीं इसको बोलते हैं। ठीक है, तो Na+ नहीं है, Na+ नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण नहीं करना चाहता, तो ये नहीं है। ठीक है, Na+। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ठीक है, याद रखिएगा। तो मेयो, कर्जन, रिपन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लॉर्ड मेयो आप जानते हैं। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था? जनगणना। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को आप जानते हैं, बंगाल विभाजन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना दोनों व्यक्ति। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को जानते हैं आप, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, ये है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसको याद रखना, स्वशासन। कर्जन बंगाल विभाजन, बहुत अच्छे से इसका एक काम, बंगाल विभाजन। ठीक है, और मेयो आप जानते हैं जनगणना 1872, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक है आप लोग देख लीजिएगा, सन को 1872 का मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो जनगणना ये चालू करवाया था शायद। ठीक, ये चीज़ हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ बोला है आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो वो काम भी किसने किया था? तो याद रखें वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था मेयो ने ही। किसने किया था? मेयो। तो मेयो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड, 1 मिनट रुकेंगे। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड बोला है, तो उत्तरी पूर्वी इसका है ना, तो उत्तर पूर्वी में याद रखना मेघालय। मेघालय इसको अंग्रेजों के द्वारा जो है, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की से जो है संबोधित किया गया था। तो मेघालय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलाम गिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले, राधा स्वामी नायकर पेरियार, B.R. अम्बेडकर, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक। ठीक है, तो आप जानते हैं गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है ये लिखा गया था, और ये मराठी भाषा में, कौन से भाषा में? मराठी भाषा में, ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में 1873 में, 1873 में जो है इसको लिखा गया था। अब एक चीज़ और याद रखना, ज्योतिबा फुले के बारे में, मैं ज्योतिबाई बार बार बोल जाता हूँ, ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसके बारे में एक बात याद रखना, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना इसको पूछा जाता है एग्जाम में, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। ठीक है, याद रखिएगा इसका, इनका जो है सत्य शोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको व्यापम कई बार पूछा है। ठीक है, 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? चीन, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो 20वें एशियन की बात हो रहे हैं, तो 20वें एशियन जो है इसकी मेजबानी जो है जापान को मिली है। किसको मिली है? तो जापान को। ठीक है, 19वें एशियन की बात करें, 19वें एशियन की, ठीक है, तो ये इसको मिली थी चीन में, है ना, याद रखिए किसको? चीन को। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखना, 19वें 20वें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1802 में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी। 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा।
तो इसका जो आंसर होगा इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में किए गए थे लॉर्ड वेलेजली के समय, ठीक है। किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय किया गया था। सिविल जो सेवक है उसको स्थानीय भाषा में या भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु याद रखिएगा, ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य है ना, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि आप जानते हैं लॉर्ड वेलेजली का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व, है ना, 322 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व बोलता हूँ, 322 ईस्वी याद रखिएगा। कौटिल्य इसके गुरु होते हैं, है ना, जिसको चाणक्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, ठीक है, राजनीति की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है घनानंद को पराजित कर जो है क्या जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यकृत में भंडारित होते हैं तो आप जानते हैं यकृत में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है यकृत में, ठीक। उसके अलावा विटामिन बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, लगभग सभी विटामिन जो है थोड़े थोड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टोर किसको करके ज़्यादा रखता है, लीवर, मतलब स्टोर करने की बात करता हूँ, लीवर से आपको जो है यकृत आपको देखना, विटामिन ए जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको लीवर, जिसको जिगर भी कहा जाता है, ठीक है, यकृत भी कहा जाता है, वहाँ आपको विटामिन ए देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अन्य विटामिन भी होता है, इसीलिए ए बी सी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नियमता देखा जाए तो सर्वाधिक जो होता है विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हम इसमें से कोई नहीं आंसर भी ले सकते हैं, इस बात को समझना, ठीक है। विटामिन ए आप जानते हैं लीवर में, लेकिन देखा जाए तो सभी विटामिन थोड़ा थोड़ा भी वहाँ उपस्थित होता है, ठीक, लेकिन सर्वाधिक विटामिन ए, इसीलिए हम लीवर में विटामिन ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए बी सी डी लिया गया था, तो ए बी सी डी मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर प्रमुखता से देखा जाए तो विटामिन ए जो है इसका सही आंसर होगा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पहली बार सतत विकास सूचकांक में 167 देशों की सूची में किस पायदान पर रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा एसडीआर, ठीक है, एसडीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो एसडीजी है ना, सतत विकास सूचकांक, ठीक है, इसमें भारत का जो पायदान है वो है 99, ठीक है। कौन सा पायदान है? 99 पायदान है। ये पहली बार हुआ है कि भारत अंडर 100 आया है, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अभियान के प्रावधान किए गए रखे गए हैं, ठीक है। आप जानते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, ठीक है, 10वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? किर्थर, अल्बुर्ज, टारस, पोंटिक, ठीक है। तो एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय स्थित पर्वत श्रेणी है टारस, क्या है? टारस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत के जो है मध्य प्रदेश में चित्रकूट नामक मंदिर है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट आप जानते हैं जलप्रपात है, ठीक है, इंद्रावती नदी, जगदलपुर, ठीक है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ठीक है। इसको बात करते हैं तो उनके पास जो है जब 1946 में अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था, तो व्यापम कई बार पूछता है अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग जो है मिला हुआ था, तो जल, खाद्य एवं कृषि, ठीक, तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य हम जानते हैं कौन कौन से होता है, एक होता है कनाडा, कनाडा, ठीक है, कनाडा के बाद याद रखना फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, इटली, ठीक है, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जापान, और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। ये क्या है आपका G7, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, 7 देशों का एक समूह है जिसको G7 ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और यूके, जापान, अमेरिका, यूके यूएस ऐसे याद रख सकते हैं इसको, यूके यूएस, ठीक है, जर्मनी, जापान, ठीक है, फ्रांस, कनाडा, इटली, फ्रांस, कनाडा, इटली।
यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली। ठीक है, तो इसमें देखो रूस है क्या? रूस इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा और आपका इटली। फ्रांस, कनाडा, इटली, ऐसे इसको तीनों के जोड़ी में इसको याद रख सकते हैं। फ्रांस, कनाडा, इटली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नामों को तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आप जानते हैं दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। ठीक है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला वार पहली पहली बार होगा? ये पहली बार भारतीय प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया, पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी.डी. सावरकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हमारा होता है छत्तीसगढ़ का प्रश्न स्टार्ट, क्योंकि हम 50 प्रश्न भारत के कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ का जो है 50 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्री दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? पंचायत चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि से, पंचायत चुनाव परिणाम की अधिसूचना की तिथि से, पंचों और सरपंचों के शपथ ग्रहण की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ठीक है, या कोई भी हो, प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही जो है क्या होता है, कार्यकाल की गणना होती है। तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से जो है याद रखिएगा उनकी कार्यकाल की गणना होगी। अब यहाँ से जैसे ही प्रथम सम्मेलन होता है वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, कार्यकाल रहता है। नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता अगर देखा जाए तो नियमतः। ठीक है, क्योंकि जो परिषद है नगर पालिका परिषद उसका कार्यकाल होगा 5 साल। ठीक है, क्योंकि परिषद भंग हो जाती है तो अध्यक्ष का कोई व्यक्तिगत कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना, इसमें भी पार्षदों को कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब ना ही अध्यक्ष नहीं पार्षद, ये दो व्यक्तिगत कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष होती है। हाँ ये सही है, नगर पालिका परिषद की अवधि जो है 5 वर्ष होती है। तो देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा नियमतः। ठीक है, अभी देखते हैं, आप मिला के देखेंगे। नगर पालिका परिषद की अवधि जो है 5 वर्ष होती है। ठीक है, परिषद होता है क्योंकि परिषद भंग किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत कोई अवधि नहीं होता किसी चीज़ का हो। ठीक है, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इनका जो है इसके ऊपर निर्भर करेगा, तो परिषद की अवधि पर निर्भर करेगा। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाएगी? नहीं भाई, शेष अवधि के लिए चुनी जाती है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी, बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो 3, 4 और 5 सही हो रहा है नियमतः। 3, 4 और 5 सही है क्या? तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है? यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो है तैयार किया जाता है बजट, तो ये सही है। मुख्य नगर पालिका जो CEMO होता है उसके द्वारा। ठीक है, इसे वित्त समिति या सब परिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है भाई। ठीक है, वित्त समिति या सब परिषद अध्यक्ष बजट को उपांतरित कर सकते हैं, उपांतरित करने का मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना परिवर्तन को पारित करेगी, बिल्कुल कर सकेगी। ठीक है, इसके पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा, बिल्कुल भेजा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, इस सभी। ठीक है, तो ये बात रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नगर पालिका परिषद के बजट के बारे में। ठीक है, इसके जो है एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब सीमो के द्वारा। इसे वित्त समिति या परिषद जो है अध्यक्ष के समक्ष रखता है। वित्त समिति या सब परिषद बजट अध्यक्ष बजट को रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, मतलब परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना परिवर्तन के पारित करेगा। इसके बाद अंतरिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया। कोई गलती हो तो जरूर बताइए कमेंट में, अगर आप किस प्रकार से पढ़े हैं उसके हिसाब से। सैला नृत्य कौन करते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं। बैगा, कमार, मुरिया, उरांव, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं सैला नृत्य बैगा और गोंड जनजाति का नृत्य है। ठीक है, इसको डंडा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, डंडे के सहारे से इसको किया जाता है। तो बैगा और गोंड जनजाति। ठीक है, बांस गीत कौन गाते हैं, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बांस गीत राउत। ठीक है, राउत जनजाति के राउत जाति के द्वारा इसको किया जाता है, या मतलब गीत गाते हैं बांस गीत। ठीक है, याद रखिएगा, एक बांस होता है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसको बजा कर लोग गाते हैं बांस गीत। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, गदबा, बैगा, ओझा, देवार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तीन जनजाति को जो गोदना गोदने वाली जनजाति के नाम से जाना जाता है। एक होता है देवार, है ना, एक होता है ओझा गोंड, और एक होता है आपका कुंजाम। ये तीन जनजाति है ना, जिनको गोदना गोदने वाली जनजाति के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर्वाधिक गोदना गोदने का कार्य कौन जनजाति करती है, तो ओझा गोंड जनजाति। याद रखिए, कौन, ओझा गोंड जनजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ओझा गोंड नहीं है तो दीवार, दीवार नहीं है तो कुंजाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। ठीक है, तीवर, देव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महासिगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो है मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था, दोनों का पुत्र हुआ महासिगुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी वाष्टा देवी, वो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण सिरपुर में कराती है। ठीक है, नागर शैली का मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन उसके पुत्र होते हैं, जो मंदिर के कार्य को पूरा कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षगुप्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, बिल्कुल था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, अगर देखा जाए ना, अगर सही से आप इतिहास पढ़े होंगे, मेरे को लगता है, अगर आप डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की किताब मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, 12 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को देखे होंगे ना, तो मैं एक बात बताया हूँ उस वीडियो में, बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि जिस समय ये कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद जो शिलालेख लिखवाया गया था, है ना, जिसको कलिंग अभिलेख के नाम से जानते हैं जिसको, उसमें ना आठवीं क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, आठवीं क्षेत्र कहने का मतलब है वन्य क्षेत्र। ठीक है, और हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी वन्य क्षेत्र का एक हिस्सा था, समझिए। ठीक है, तो नियमतः देखा जाए तो उससे तो पुष्टि होती है, कुछ ना कुछ तो पुष्टि होती है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, क्योंकि आठवीं क्षेत्र की बात किया जा रहा है और उस क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसका सही आंसर जो है ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको गूगल में भी सर्च करके देखा इस चीज़ को, तो गूगल भी मेरी ही तरह जो है इसका आंसर भी बताया, क्योंकि मैं उस समय भी बोला था, उस शायद वीडियो में भी बताया हूँ आपको मैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो खैर, इसका आंसर जो पीएससी जो लिया है उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो 1 और 2 सही लिया है, तो 1 और 2 को इसको सही मानते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर इसको क्वेश्चन को विलोपित करवाना है तो बिल्कुल विलोपित हो सकता था। ठीक है, बिल्कुल हो सकता था ये। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 और 2 जो है सही इसका आंसर है, तो आप भी पीएससी की जो आंसर लिए उसी की भांति आप चलिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। लघु और सीमांत कृषकों को जो है 55% का जो है इस योजना के तहत, है ना, क्या बोलते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, और जो इस योजना है इसके तहत जो 55% का अनुदान दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और जो बाकी जो किसान है उसको 45%, वो भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा 55%। ठीक है, जो लघु और सीमांत किसान है, ठीक है, लघु एवं सीमांत। ठीक है, 55%, 45% अदर्स को, अदर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है, तो बहुत आसान सा, तेंदुपत्ता। ठीक है, हर्रा भी होगा, बट हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का उत्पादन ज़्यादा है। ठीक है, तो तेंदुपत्ते याद रखिएगा। प्राचीन
बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। सोमेश्वर, आप जानते हैं छिंदक नाग वंश के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सोमेश्वर देव, कंधर देव, जयसी देव और परमेश्वर देव, तो ये उपाधि था भाई। परमेश्वर देव एक उपाधि था, याद रखिएगा, ठीक है, न कि शासक। इसको भी ध्यान रखना, ये उपाधि था। तो सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसी, तो 3 छिंदक नागवंश के राजा रहे। 1 2 3 याद रखिएगा, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं जायजल्य देव और सोमेश्वर देव बहुत फेमस शासक हुए, बहुत ही प्रतापी शासक हुए, और दोनों साढ़ू भाई थे। ठीक है, ये बात आप डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की अगर किताब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, कलिंगराज याद रखते हैं, कलिंगराज तुमान को राजधानी बनाया। ठीक है, और कलचुरी वंश की स्थापना की छत्तीसगढ़ में। जायजल्य देव प्रथम, ठीक है, बस्तर के सोमेश्वर देव आ गए, दोनों साढ़ू भाई। ठीक है, उसके बाद कल्याण साहब मुगल दरबार में उपस्थित था। कोई बोलता है अकबर के समय में, कोई बोलता है जहांगीर के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रघुनाथ सिंह, ये मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया हुआ था। तो ए का जो है याद रखिएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी का टू देखो, डी का टू, डी का टू, डी का टू, डी का टू, देखो ये ऑप्शन तो हट गया है, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, तो डी का टू ये सही है, मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अपन जो एकदम पता है उसको जानते हैं, रायपुर का सिपाही, रायपुर का सिपाही जो विद्रोह हुआ था हनुमान सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संबलपुर से याद रखना आपका सुरेंद्र साय, संबलपुर सुरेंद्र साय, स। ठीक है, सोनाखान, ठीक है, सोनाखान विद्रोह। ठीक है, वीर नारायण सिंह, ठीक है, यहाँ नारायण सिंह लिखा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वीर नारायण सिंह ये सही है। उदयपुर याद रखा, उदयपुर, तो उदय का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उदय का कल्याण होगा। ठीक, तो ये है, तो 1 का 1 तो यहाँ है, बाकी ये दोनों तो पहले ही कट गया। 2 का 3 देखो, 2 का 3 देखो, बी का 3, मतलब ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, ये तो हट गए, ये भी हट गए, मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, इसको क्या है, आगे बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। हाँ, छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की जो है शाखाएं खोली गई थी, ये एकदम सही है। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, बिल्कुल अधिक थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। हाँ, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी जो होम रूल है वो सक्रिय रहा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के लोग थे वो एनी बेसेंट के होम रूल लुक से जो है प्रभावित थे। ठीक है, लेकिन वो सक्रिय की अगर बात करें, सक्रियता की, तो वो थे आपका तिलकवादी होम रूल। क्यों ऐसा, क्योंकि तिलकवादी को एक क्षेत्र दिया गया था, मध्य क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हमारा मध्य प्रांत भी शामिल था, महाराष्ट्र को छोड़कर। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मध्य प्रांत को छोड़, मध्य प्रांत जो है सम्मिलित था, उस मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। इसीलिए इस वाले एरिया में ना तिलकवादी होम रूल का तब पूरी तरह समर्थन था। ठीक है, बट प्रभावित किससे थे, एनी बेसेंट से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक है, इसमें जो है सभी सही है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेन नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने नेतृत्व किया था, इसको ध्यान रखना, नेतृत्वकर्ता इन्होंने किया था। छोटेलाल श्रीवास्तव महत्वपूर्ण योगदान, नारायण राव मेघावाले बहुत जो है इनका भी योगदान रहा है। घनश्याम सिंह गुप्त ये दुर्ग के प्रमुख नेता थे, बट इसमें नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 3 4 मेरे हिसाब से सही है, 2 3 4 है क्या, अगर देखा जाए तो इसमें 2 3 4, 2 3 4 है, 2 3 4 है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद रखना, आप नत्थू जी जगताप को याद रख सकते हैं, जगताप। ठीक है, नत्थू जी जगताप।
ठीक है, इनका भी योगदान था। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? विधानमंडल की बैठक बुलाना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, देखते हैं स्वविवेक की शक्ति, ठीक है, कौन कौन सा है। ठीक है, तो विधानमंडल की बैठक बुलाना स्वविवेक की शक्ति ये नहीं है। विधेयक पर हस्ताक्षर करना उसके स्वविवेक की शक्ति है। ठीक है, मतलब खुद का डिसीजन होना चाहिए ना भाई हस्ताक्षर करने के लिए, तो ये स्वविवेक की शक्ति है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, हाँ ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना नहीं, अध्यादेश जारी करना ये नहीं होगा। मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये तो जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। ठीक है, केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, तो ये 3 सही दिख रहा है। ठीक, मेरे हिसाब से पर क्रॉस चेक कर लेते हैं। और ठीक है, विधानमंडल की बैठक बुलानी, ये तो नहीं है भाई बिल्कुल भी। ठीक है, और हाँ ये है। और मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्री की नियुक्ति करना तो खैर वो मंत्री जो है मुख्यमंत्री वो बोलता है, उसके हिसाब से होता है। अध्यादेश जारी करना ये भी नहीं है, मंत्रिपरिषद आ जाएगा और इसमें ये। ठीक, तो 2 3 और 6, 2 3 और 7 है क्या? 2 3 और 7, 2 3, 2 3 और 7, 2 3 और, ठीक, चलिए। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं ग्राम सभा एक सामान्य क्षेत्र का और एक जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र का। ठीक है, ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 होता है, मतलब जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10वां हिस्सा जो सदस्य तब आएंगे तभी ग्राम सभा की बैठक होती है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होता है वो भी 1/3 होता है, और सामान्य क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी, आप जानते हैं? गोदावरी बेसिन आपका इंद्रावती नदी, महानदी बेसिन, ठीक है, श्रीनाथ महानदी। ठीक है, ये हो गया आपका इंद्रावती, इसका सही आंसर। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, कोरबा, हसदो, आरंग, तातापानी, रामपुला, मान, रायगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जानते हैं मान रायगढ़ जो कोयला क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक भंडार है, कोरबा से उत्पादन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक कोरबा से उत्पादन बोलते, ये नहीं है, कोरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, तो मान रायगढ़ इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? ठीक है, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, NMDC। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा है। ठीक, मुरम सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? मनियारी नदी, सिलियारी नदी, महानदी, खारंग नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुरम सिल्ली जो बांध है वो बनाया गया है सिलियारी नदी में। ठीक है, कौन सी नदी में? सिलियारी नदी में जो है इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये पहला साइफन बांध है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको 1923 में बनाया गया था, इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 1923 में, और ये बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर जो है इनका नामकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? गुरु घासीदास, कांकेर घाटी, तमोर पिंगला, अचानकमार, अमरकंटक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, आप जानते हैं, अचानकमार अमरकंटक। ये 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसको शायद घोषित किया गया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2005 में जो है इसको घोषित किया गया था। ठीक है, मड़वा तेंदु भाठा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई है? ठीक है, तो आप जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी तेंदु भाठा जो है जांजगीर चांपा, है ना। अब यहाँ 2 यूनिट लगा है, 5500 का मतलब 1000 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट याद रखिएगा 5500 मेगावाट का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 1000 मेगावाट, इसको भी याद रख सकते हैं, 1000 मेगावाट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, रणवीर सिंह शास्त्री, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 अक्टूबर विद्यार्थियों का जुलूस, हाँ ये सही है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। वे बिलासपुर है कि रायपुर, देखते हैं, 1 मिनट।
2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस, भुवन भास्कर सिंह, ये सही है। 21 अगस्त 1942 दुर्ग जिला कचहरी में आगाजनी, रघुनंदन सिंगरौल, ये भी सही है। और 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, ठाकुर रामकृष्ण, ये भी सही है। 2 अक्टूबर 1942 को सेंट्रल जेल रायपुर में डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास, परशुराम सोनी नहीं, बिलख नारायण अग्रवाल होना चाहिए, ठीक है। तो ई इसका जो है सही आंसर है। आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ई जो है इसका सही मतलब सही आंसर होगा, ये सुमिलित नहीं है, ठीक है, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय विधेयक का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल, आप जानते हैं वित्तीय आयोग का गठन जो है हर 5 साल में होता है, ठीक है। वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करती है। कारण भी सही है। और देखते हैं कथन और कारण जो है, कथन और कारण में रिलेशन बन रहा है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है क्योंकि वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है। बिल्कुल करता है, ठीक है। कारण स्पष्ट हो रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? तो याद रखिएगा सुआ नृत्य, है ना, सुआ नृत्य को जो है छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है, आप जानते हैं। आप गणपति की सेवा मंगल में भाई गाना सुने होंगे भगवान गणेश जी का, उसमें एक लाइन आता है, शुक्ल भादो मासा शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। तो भादो मास के शुक्ल चतुर्थी को जो है गणेश जी की स्थापना की जाती है। उसके एक दिन पहले तीज का उपवास रहा जाता है, ठीक है। तो भादो मास के शुक्ल तृतीय को, तो कौन से माह में? भादो माह में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, ऑक्सबोनुमा, पंखानुमा और आयताकार। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान, मान लो ये छत्तीसगढ़ में बनाता हूँ जैसे, ठीक है, इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़, आप टेम्परेरी मैप एक याद रखिएगा, इस प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़ बना। तो इधर जो है पूरा पठार पर्वत है, इधर भी, इधर 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 भी मैकल पर्वत श्रेणी है, इधर शिशुपाल पर्वत वगैरह है, इधर इधर आपका बस्तर जो केसकल घाटी वगैरह है, ठीक है। तो इधर जो है इस प्रकार से एक पत्तन आपको दिखेगा, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ये इस प्रकार से, इस ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पंखाकार तो बोलते हैं, पत्ती नुमा, ऐसे पंखाकार दिख रहा है ऐसे, इस प्रकार से, इसलिए इसको बोलते हैं पंखाकार आकृति। बाकी सब तरफ जो है आपको क्या दिखाई देगा? इधर दिखाई देगा पर्वत पहाड़ और बीच में मैदान, ठीक है। इसको बोलते हैं पंखानुमा आकृति, ठीक। चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। महारानी वासठा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश था? अब भी जस्ट पढ़े हैं, पांडु वंश, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आएगा कोरिया जिला, उससे आएगा सबसे पहले कोरिया, कोरिया के बाद कोरबा है, कोरबा तो डी आएगा, कोरबा, कोरबा के बाद जो है आपका आ जाएगा रायपुर, रायपुर के बाद आ जाएगा धमतरी, धमतरी के बाद आ जाएगा आपका सुकमा, ठीक है, ई। अरे ऑप्शन ही नहीं है क्या? तो CDBE, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत की कथा संबंधित है पंडवानी, ठीक है, याद रखिए पंडवानी, महाभारत। अब जानते हैं पंडवानी की दो शैली, ठीक है, एक का कपालिक शैली होता है और एक होता है वैदमती शैली। कपालिक शैली, कपाल मतलब आपका दिमाग, है ना, मुंडी, ठीक है। तो कपालिक शैली में, है ना, जो कपाल में रहता है, ठीक है, मतलब जो भी ज्ञान है, जो भी बातें हैं, ठीक है, जो भी गायकी है, वो सब आपके दिमाग में रहेगा, उसको बोलते हैं कपालिक शैली। इसको खड़े होकर गाया जाता है, ठीक है, कपालिक शैली में। और वेदमती शैली में जिसको बैठकर जो गायन करते हैं उसको बोलते हैं वेदमती शैली। आप कंबाइन रूप से करते हैं, कभी खड़े होकर कभी बैठ के, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। बट नियमतः अगर देखा जाए तो कपालिक शैली उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो मुखाग्र याद रहता है और खड़े होकर जिसको गाया जाता है। वेदमती शैली जो नाम से ही समझ आता है, बैठ कर वेद को जैसे बैठ कर पढ़ते हैं, तो बैठ कर, है ना, उसको बोलते हैं वेदमती शैली, ठीक है। झाड़ू राम देवांगन आप जानते जानते हैं, बहुत फेमस। आप तीजन बाई को जानते हैं, बहुत फेमस, है ना। तो झाड़ू राम देवांगन जी जो थे वो वेदमती शैली के गाए थे। ऋतु वर्मा वेदमती शैली, और जो तीजन बाई है, ठीक है, जो देश विदेश में
जिन्होंने पंडवानी को फैलाने का काम किया, सभी जगह प्रचार किया पंडवानी का, वो कपाली शैली के जो है कलाकार हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अभी बहुत सारे नए नए कलाकार जो है पंडवानी से जुड़ते जा रहे हैं, आप देखे होंगे रील्स वगैरह में, ठीक है। तुमको भी याद रखिएगा, किसी का नाम पूछ दिया जाए, हो सकता है भविष्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा पंडवानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना भीम का ज़्यादा रोल है, ठीक है। द्रौपदी और भीम की एक कहानी है, समझिएगा, ठीक है। तो भीम का इसमें ज़्यादा रोल है पंडवानी में, ठीक है। सबल सिंह चौहान के द्वारा इसको लिखा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाभारत पंडवानी। छत्तीसगढ़ में पीजी के अंतर्गत जनजाति को पहचानते हैं, ठीक है। तो अपन ABBKP ऐसे याद रखते हैं। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, ठीक है। कोरवा, पहाड़ी कमार और पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ABBK ऐसे। तो इसमें आ जाएगा अबुझ माड़िया आपका, कमार, गोंड नहीं आएगा, संथाल नहीं आएगा। तो जे और एम जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन और कारण को आधारित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि कबीरधाम जिला जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो बहुत कम वर्षा कबीरधाम जिला में होता है, ठीक है। कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब देखते हैं व्याख्या करता है कि नहीं करता है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। कारण स्पष्ट कर रहा है, बिल्कुल कथन सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या कर भी रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, ठीक है। आप जानते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 40 आ जाएगा। निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से हैं, तो आप जानते हैं सतनामी आश्रम, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम में एक है, अब 1925 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद पौनार, पौनार नहीं आएगा, ठीक है। पौनार महाराष्ट्र में है। और विनोबा भावे, याद रखिएगा, विनोबा भावे के द्वारा ये आश्रम स्थापित किया गया था। आदि आश्रम, ये भी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। आप जानते हैं अंग्रेजों के जब असहयोग करना था उस समय की बात है ये। सत्याग्रह आश्रम आप जानते हैं, ये जो है 7 फरवरी 1921 को, ठीक है, 7 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की गई थी। डेट भी पूछा जाता है सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। तो 1 3 4, 1 3 4, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। महंत घासीदास संग्रहालय स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह में प्रदर्शित किया गया है। ताम्र युग, कैम्ब्रियन युग, उपरोक्त में से कोई नहीं, पाषाण युग है ना, तो पाषाण युग जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध माने जाते हैं। परिहार का मतलब होते हैं एवॉइड, जिसको किया जा सकता है ना, एवॉइड मतलब जिनके बीच जो है ना हास परिहास नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक मान मर्यादा रखा जाता है, ऐसे संबंध को बोला जाता है परिहार, ठीक है। मतलब जैसे एक बोला जाए जीजा साली, देवर भाभी के बीच एक खास परिहास हो सकता है, भाई बहन, ठीक है, एक संबंध है, ठीक है। इसमें तो अवॉइड करने वाली बात ही नहीं है, एक संबंध बताता है। बट जो सास बहू है, ठीक है, या जो ससुर बहू है, सास बहू बोलता हूँ, ससुर बहू है, ठीक है, इसमें एक मर्यादा होता है, एक एवॉइडेंस होता है, ठीक है। इसमें जो है आप मजाक मस्ती ऐसा वाला कोई शब्द यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन में रहना होता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको परिहार संबंध माने जाते हैं। तो ससुर बहू इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। वीर प्रताप सिंह, वीर नारायण सिंह, शंकर शाह, हनुमान सिंह। अब जानते हैं 1857 है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। 10 दिसंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। हॉस्टन वार्डन का ये प्रश्न था, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ गए थे। क्यों करके आ गए थे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था 10 दिसंबर 1856, 10 दिसंबर 1857, ठीक है। इस कारण कन्फ्यूजन में ला दिया था, तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं, जानते हुए भी मिस्टेक किए थे। खैर उनको पता होता है, लेकिन जानते हुए मिस्टेक हुआ था। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1857 इसका जो है ना, बहुत 10 दिसंबर 1857, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रथम जल विद्युत परियोजना को उनकी स्थापना के सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें।
मतलब स्थापना के क्रम में हमको बताना है, ठीक है। अगर विद्युत उत्पादन में देखा जाए, ठीक है, अगर विद्युत उत्पादन में बात किया जाए तो मिनी माता का जो है 1994 से उत्पादन जो है चालू हुआ है, ठीक है। ये उत्पादन की बात कर रहा हूँ मैं, विद्युत उत्पादन। गंगरेल जो है कब से उत्पादन चालू किया, तो गंगरेल में जो है 2004 से चालू हुआ है उत्पादन, ठीक है। टीकासार में 2006 में उत्पादन चालू हुआ, ठीक है, 2006 में। और बोध घाट में तो चालू ही नहीं हुआ, ये प्रस्तावित है, अभी चल रहा है इसमें। हाँ, इसमें अगर बात करें तो मिनी माता 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें गंगरेल में 10 मेगावाट का, 2.5 का 4 यूनिट, और इसमें 3.5 का 2, ठीक है, तो 7 मेगावाट यहाँ उत्पादन होता है, ठीक। अगर हम बात करें स्थापना की, तो रविशंकर जो है या गंगरेल, ठीक है, इसका स्थापना जो हुआ है याद रखिएगा 1978 में प्रारंभ, 1978 स्थापना। मिनी माता 1994, ये तो उसी में हुआ है, ठीक है। पूरा काम जो है अभी 11-12 के आसपास से ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। टीकासार 2006 में ही हुआ है। और बोर्ड घाट जो है 1979 से चल रहा है इसका काम, ठीक है, 1979 से, ठीक है। तो स्थापना के क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे पुराना आपको दिखेगा गंगरेल, ठीक है, तो बी पहले आएगा। गंगरेल के बाद आपका आ जाएगा डी, ठीक है। डी के बाद जो है आपका ए आ जाएगा, ए। और ए के बाद जो है आपका सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आप जानते हैं, ठीक है, कि 2024-25 में अगर हम बात करते, देखो छत्तीसगढ़ में एक चीज़ याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा है, तो यहाँ उद्योग का जो है योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उद्योग ये रहेगा 47.90%, ठीक है। सेवा का है आपका 32.25%, ठीक है। और कृषि का है 16.80%, ठीक है। विनिर्माण छोड़ दिया जाए अभी फिलहाल तो से जो है उद्योग याद रखिएगा, उद्योग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति विद्रोह को उसके कालक्रम में जमाना है, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह आप जानते हैं 1910, ठीक है। मुड़िया विद्रोह, ठीक है, मुड़िया विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये होता है 1873, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 1876। कोई विद्रोह जो है 1859, कोई नहीं, ऐसा बोलते हैं कोई नहीं, तो कोई विद्रोह नांगोल दोरना, ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है, तो धुरवाराम माड़िया है शायद तक, है ना, धुरवाराम माड़िया। तो लिंगागिरी विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1856, ठीक है। मेरिया विद्रोह, ठीक है, मेरिया मेरिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये हुआ था, मेरिया 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 ये हुआ था 1842, है ना, 1842, ठीक है। तो इस प्रकार से है, देखिएगा सन को एक बार, ठीक है। चलिए आप फिलहाल तो जमा के देखते हैं तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले दिख रहा है 1842, ई दिख रहा है, ई, ई वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो फिर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ई। उसके बाद जो है आपका डी दिख रहा है, ई के बाद डी, ई के बाद डी, फिर सी दिख रहा है, सी के बाद जो है बी दिख रहा है, और बी के बाद ए दिख रहा है, ठीक है। तो देखा जाए ए तो सबसे लास्ट में ही आता, तो एक ही ऑप्शन था ऐसा जहाँ से आप बना सकते थे, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार हेतु योजना है, तो महतारी वंदन योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्पकला से संबंधित है? तो आप जानते हैं अगरिया, कंवर, बैगा और कमार। तो अगरिया जनजाति लोहासुर इनका देवता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगरिया जनजाति लोहासुर इनके देवता है। शॉर्ट वीडियो जितना भी डाला हूँ सबको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति के बारे में डाला हूँ मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सभी शॉर्ट्स वीडियो को क्विक रिवीजन मान लेना। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से हैं? ठीक है, तो एक हल्बा विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में, परलकोट विद्रोह हुआ था, मुरिया हुआ था, संथाल नहीं हुआ था भाई। तो JKM, तो JKM, ठीक है जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको मिलाना है सूची 1 सूची 2 को। सोलर
स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ सेज जो है राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में। मेगा फूड पार्क धमतरी बागोद, है ना, बागोद धमतरी में, तो ये आ जाएगा। डेटा सेंटर नवा रायपुर, ठीक है, और MSME जो है भिलाई, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग जो है ना, तो ये हो जाएगा आपका A का 4, A का 4, A का 4, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद B का 1, तो B का 1, B का 1 यहाँ है, ये नहीं होगा, मतलब C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए जाने वाला यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो के और एम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है, ठीक है, हाँ। राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना, ठीक है, कारण भी सही, कथन भी सही है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है क्योंकि राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना, ठीक है, ये अपनाया जा सकता है, ठीक है, कारण भी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोहित क्रम में व्यवस्थित करें, उत्पादन के आधार पर, ठीक है। तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कोयला होता है भाई, B, ठीक है। कोयला के बाद जो है आपका लौ अयस्क आ जाएगा, A आ जाएगा। लौ अयस्क के बाद आ जाएगा आपका D, चूना पत्थर, और उसके बाद आ जाएगा आपका बक्साइड, C, ठीक है। तो BADC, BADC, BADC ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। मांद्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मांद्री नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित, बैगा, कंवर, मुड़िया और उराव। तो मुड़िया जनजाति जो है मांदर नृत्य घोटुल, हाँ, मांद्री जनजाति, ये मांद्री नृत्य जो है मुड़िया जनजाति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, ग्राम सभा की बैठक जो है सरपंच बुलाता है, एकदम सत्य है, ठीक है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक सम्मेलन, प्रत्येक 6 माह नहीं भी, प्रत्येक 3 माह में होना चाहिए, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, सभी ग्राम में किया जाएगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, बिल्कुल सरपंच अगर अनुपस्थित है तो उप सरपंच नहीं है तो एक व्यक्ति को चुनकर अध्यक्षता करवाया जाएगा, लेकिन सचिव कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा। हाँ, सचिव जो है बैठक बुलाने का काम कर सकता है, ठीक है, सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है तब, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 2 1 3 और 4, 1 3 और 4, इसमें तो विकल्प नहीं दिख रहा है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की सरपंच बुलाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो इसको अपन देखा जाए तो ऑप्शन तो गलत है यहाँ ऑप्शन। तो ग्राम सभा का 2 तो हट जाएगा, 2 वाला तो बिल्कुल हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब बचा 3 और 4 और 1। सरपंच, ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है, तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का, हाँ, जितना भी मान लो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 से 3 गांव आता है तो हर एक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है, ये भी सही है, ठीक है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसको सही उत्तर अगर लिया जाए तो 1 और 4 को लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा अब मैं बताता हूँ। इसको ना एज अ यूनिट अगर मान के चले, ठीक है, ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में इसमें एक ही गाँव है मान लो, ऐसा सबके केस में ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है तो एक, इसको देखिएगा, ठीक है, इसमें तो 3 सही हैं, बताइएगा आप अपने हिसाब से, अपना विचार जरूर रखिएगा कमेंट में। चलिए, तो ये हुआ आज का हमारा 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसको, क्योंकि आप शेयर करेंगे
मेरा आप हेल्प करेंगे, मेरा सब्सक्राइबर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाएंगे, तो भाई आपके लिए ही आप बेनिफिशियर रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि आप मेरा सहायता कर रहा हूँ, तो कम से कम आपके लिए भी मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँ। अब जिसको भी टेस्ट सीरीज़ खरीदना है, ठीक है, जैसे ही टेस्ट सीरीज़ कब लाया जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा व्यापम का, ठीक है, मंडी उपनिरीक्षक के लिए, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 मेगा टेस्ट होगा, सिर्फ 50 बच्चों के लिए रहेगा, उससे एक बच्चे को भी एक्स्ट्रा नहीं सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ रहेगा, और मैं खुद उस टेस्ट सीरीज़ को ऑथेंटिक बुक से बैठकर एक एक प्रश्न को लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद ही वो टेस्ट सीरीज़ होगा। इसलिए उसमें आपको 6 टेस्ट सीरीज इसीलिए रखा गया है ताकि गैप मेरे को भी मिले समय प्रश्न बनाने का, ठीक है, और बहुत ऑथेंटिक रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और आज की क्लास, ठीक है, और ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू।